सभी स्टूडेंट को नमस्कार। तो अब देखते हैं, हिस्ट्री वाली बुक हमारी ख़त्म हो गई। भूगोल वाली बुक का ये पहला चैप्टर देखते हैं, संसाधन और विकास। सबसे पहले संसाधन की परिभाषा देखें तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है उनसे, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी उसे हम आसानी से बना सकें, जो आर्थिक रूप से भी संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब हम देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन देखते हैं, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन होता है। जिनमें क्या होता है? जीवन। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से। जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि। तो ये फोटो के द्वारा आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, कार, चट्टानें, धातुएं, ये इस तरीके के जो भी है, ये सारे के सारे क्या है? अजैव संसाधन। अब अगला देखते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी जो दोबारा उपयोग में लाई जा सकती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल और वायु, जल, इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, आगे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, और इनका जो निर्माण एवं विकास जो होता है वो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, और ये जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे खनिज, खनिजों में जो सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें तो कौन आता है? कोयला। ठीक है, इसे बनने में लगभग 300 से 400 साल लगते हैं। अगला देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर पहला देखें, कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला देखें, इसमें व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। निजी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति विशेष इसका मालिक होता है। तो उदाहरण के लिए देखें, जैसे किसी किसान की जमीन, उसका घर आदि, ये इस तरीके के जो होते हैं, इस पर केवल किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, ये व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। हम स्वामित्व के आधार पर देख रहे हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे ये तालाब जो होता है उस पर पूरे समुदाय का नियंत्रण होता है। अगला देखें, राष्ट्रीय संसाधन। तो किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, जंगल हो गए, वन्य जीव हो गए, ये इस प्रकार के जो है ये कैसे कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी समुद्र तट जो होता है उसके 200 मील दूरी से परे जो भी खुला महासागर होता है, वहाँ तक की जो संसाधन है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। अगला देखें, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो संभावी संसाधन। संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, मतलब उनका उपयोग नहीं हो रहा है अभी लेकिन है वो, तो ये किसे कहलाते हैं? संभावी संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी है, अगर वो होंगे तो संभावी, और इसके बाद अगर उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित कर ली कि हाँ ये इस जगह पे इतना विद्यमान है, तो ये किसे कहलाएंगे? विकसित संसाधन। भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, यानी मानव अभी तक भी उन तक नहीं पहुंचा है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। और अगला है संचित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं।
अगला है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये संसाधन वाले तो सारे खत्म हो गए। अब देखिए सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी क्या हो सके, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास, यानी लगातार चलने वाला विकास। एजेंडा 21 क्या है, तो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था। रियो डी जेनेरो, ये अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और गरीबी और रोगों से निपटना है। अगला देखते हैं, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से होता है। तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए ये जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी पहले। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, देखें। पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, और संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं भू संसाधन, भूमि संसाधन। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती है। ये किसके ऊपर आधारित होती है, भूमि पर। अब देखें भूमि के बारे में। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यानी भूमि अब आज जितनी है, आज से 5 साल बाद भी उतनी ही रहेगी वो, लेकिन आबादी बढ़ रही है। भू निम्नीकरण के कारण, तो भू निम्नीकरण के कारण ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक तो खनन, एक अतिचारण, एक अति सिंचाई, एक औद्योगिक प्रदूषण और एक है वनोन्मूलन। ठीक है, भूमि संरक्षण के उपाय, तो वनारोपण, भूमि को किस तरीके से बचा सकते हैं हम भूमि संरक्षण के, तो एक वनारोपण, एक पशुचारण पर नियंत्रण, एक रक्षक मेखला बनाकर, एक खनन नियंत्रण और एक औद्योगिक जल का परिष्करण। संसाधन, तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी में क्या होती है, खेती। मृदा के प्रकार देखें हम, तो सबसे पहले नंबर पे है जलोढ़ मृदा। तो भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। इस मिट्टी में किसकी बहुलता पाई जाती है, तो पोटास की। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा ये विकसित होती है और इसमें रेत, मृत्तिका और सिल्ट के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और आयु के आधार पर अगर बात की जाए तो पुरानी जलोढ़ को तो बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर। और ये जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इस कारण इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ आदि की फसलें होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कौन सी मृदा में, जलोढ़ में। अब देखते हैं काली मृदा। तो रंग इसका काला और अन्य नाम इसका रेगुर मृदा या रेगर मृदा। और टिटिनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की इसमें उपस्थिति होती है। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। और किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ये, कपास की खेती के लिए। कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। यानी पठारी भाग जो है उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। अब देखते हैं लाल एवं पीली मृदा। तो लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल तथा कहीं कहीं कैसा होता है, पीला भी होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। और चूने के इस्तेमाल से इसकी उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। और कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, इनके मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी है, लाल एवं पीली मृदा। अगली देखते हैं लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले विकसित क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के परिणाम के कारण होता है। चाय व काजू के लिए ये उपयुक्त होती है। और कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। अगली देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल व भूरा होता है। साथ में ये कैसी होती है, रेतीली तथा लवणीय। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर इसमें सबसे अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। और अधिक सिंचाई प्रबंधन के द्वारा इसे क्या बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है।
अगली देखते हैं, हम खादर और बांगर में अंतर देखते हैं। तो खादर में देखें सबसे पहले तो नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है वो खादर कहलाती है, प्राचीन जलोढ़ मृदा जो होती है वो बांगर कहलाती है। खादर के बारे में देखें तो ये अधिक बारीक व रेतीली होती है, और बांगर जो होती है ये कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट से युक्त होती है। और खादर में देखें तो बार बार नवीकरण संभव होता है, और बांगर का बार बार नवीकरण संभव नहीं होता है क्योंकि ये प्राचीन मृदा है। और खादर में देखिए तो नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है, और ये बांगर कहाँ पाई जाती है, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। अगला देखें मृदा अपरदन क्या होता है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और मृदा अपरदन के कारण देखें तो एक तो है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण व खनन प्रक्रिया, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल, और कृषि के गलत तरीके जैसे जुताई के तरीके, और पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा के ले जाना। ये कहाँ होता है, रेगिस्तान में सर्वाधिक होता है। अगला देखें, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमारे चैप्टर का, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था, तो ये ध्यान रखना। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हम इस वाली बुक, भूगोल वाली बुक का हमारा पहला चैप्टर था, और इससे पहले हमने एक बुक कंप्लीट कर ली और उसके वीडियो भी अपलोड कर दिए। अगर वो आपने नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखें। इस वाले चैप्टर को भी आप देखें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।